अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उमैर महबूब है और ऑफ कोर्स आई एम योर आईआर टीचर। सो हमने लास्ट लेक्चर में फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस किया था और उसके डिटर्मिनेंट्स को, और उसमें डिसीजन मेकिंग कैसे होती है। अब उसी डिसीजन मेकिंग को हमने आगे लेकर चलना है कि हम डिसीजन को मैप कैसे करते होते हैं। पहली चीज, हम अपने गोल्स को क्लैरिफाई करते हैं। दूसरी चीज, हम उन गोल्स को तरतीब देते होते हैं। तीसरी चीज, हमने गोल्स आइडेंटिफाई किए हैं उनके अलावा कोई और भी नतीजा निकल सकता है, अल्टरनेटिव, हम उनको देखते हैं, उनको भी हम लिस्ट डाउन करते हैं। चौथी चीज, हम उस गोल के जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है और जो अल्टरनेटिव्स हैं जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, उन सब के आउटकम्स को वे करते हैं। इसको परसू करेंगे तो क्या आउटकम आएगी, इसको परसू करेंगे तो क्या आउटकम आएगी, और उसके बाद हम फैसला लेते होते हैं। इन सब चीजों को कलेक्टिवली हम कहते होते हैं द रैशनल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्लियर यहां तक? और एक बात याद रखिएगा कि डिसीजन करते हुए वी हैव टू अटैच प्रोबेबिलिटीज, क्योंकि ये कौन सा कोई 2+2=4 वाली सिंपल इक्वेशन है। इसमें चीजें बाज़ औक़ात वेग होती हैं, बाज़ औक़ात एम्बिगुअस होती हैं, बाज़ औक़ात दे आर इन सच परफेक्ट कंडीशन कि हमें क्लियर नहीं होता कि व्हाट स्टेप विल ब्रिंग व्हाट टाइप ऑफ अ रिजल्ट। तो इसमें हम लोग, जिस तरह प्रोबेबिलिटी थ्योरी है इंजीनियरिंग के अंदर, हम लोग प्रोबेबिलिटी को अटैच करते हैं किसी भी आउटकम के साथ कि उम्मीद है कि ऐसा हो जाएगा। और मोर ऑफन देन नॉट जब आप रैशनल मॉडल्स को अप्लाई करते हैं तो ऐसा ही होता है। प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे भी ले सकते हैं कि कुछ लीडर्स होते हैं वो रिस्क अवर्सिव होते हैं, रिस्क को अवॉइड करते हैं। कुछ रिस्क टेकिंग होते हैं, उनको मजा आता है रिस्क को देखकर। साथ ही साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग है डिफरेंट एजेंसीज की, वो वेरी करती है। मुमकिन है कि CIA की जो अप्रोच है वो नेशनल सिक्योरिटी जो काउंसिल है उनकी NSC, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, कमेटी, आई एम नॉट रिकॉलिंग एग्जैक्टली, NSC उससे अलग हो। सो उन दोनों की जो आपस की इंटरप्ले है उससे हमें एक फाइनल डिसीजन देखने को मिलता होता है। देन आफ्टर द रैशनल मॉडल we have the organizational process model. It is known also as management by muddling through. होती क्या है ये? देखें, US का प्रेसिडेंट तो एक है, नीचे कांग्रेस है, वो भी ये खास उसका नंबर है 300 कुछ गालबन, सेनेट है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, उन दोनों से मिलकर कांग्रेस बनती होती है US की। अब क्या स्टेट डिपार्टमेंट को जो डेली बेसिस पे दुनिया भर से हजारों, सैकड़ों नहीं हजारों इनपुट्स आती होंगी किसी भी मसले के ऊपर, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे ट्रेड से डील करता हो, चाहे स्ट्रेटेजिक हो, चाहे सिक्योरिटी से मुतालिक हो, चाहे वॉर ऑन टेरर से हो, चाहे एजुकेशन से हो, चाहे नासा से हो, चाहे स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ऑफ ट्रेड रूट्स हो, या बेलिजेंस ऑफ चाइना हो, या इंट्रांसिजेंस ऑफ रशिया हो, उन सब से जब कलेक्टिव एक इनपुट आएगी, हर रोज आएगी। आपने अगर इंग्लिश मूवीज को भी देखा हो तो उसमें भी ऐसे ही होता है कि वो जब चल रहे होते हैं तो उनके कैबिन्स में सफे ऐसे भरे हुए होते हैं कि दीवार नजर नहीं आ रही होती। दिस इज व्हाट हैपेंस इन द हेडक्वार्टर्स। तो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, क्या वो सारी की सारी प्रेसिडेंट को पुट अप करते होंगे? नो। हम लोग फिर क्या करते हैं कि हम लोग SOPs को फॉलो करते हैं या स्टैंडर्डाइज्ड डिसीजन मेकिंग को फॉलो करते हैं। हर बंदे को में अकल तो होती है इतनी, जो कि गवर्नमेंट फंक्शनरी के तौर पे काम कर रहा होता है, तो वो फिर उनको ऊपर तक नहीं जाने देता। वो उसमें से मैक्सिमम डाटा जो है, जो इंफॉर्मेशन है, उसका जवाब खुद ही दे देता है कि अच्छा ऐसे कर लो इस चीज को, अच्छा इसको ऐसे कर लो। इंतहाई इंपॉर्टेंट जो चीज है वो फिर जाती है ऊपर तक। दिस इज व्हाट हैपेंस इन एवरी हायरार्की। अदरवाइज वो हायरार्की का मतलब ही खत्म हो जाता है। अगर नायब कासिद की छुट्टी फर्ज किया करनी है और वो सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं, तो सेक्रेटरी ने तो और इतने फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं डिवीजन के हवाले से। उसका काम ये तो नहीं है, उसके लिए और ऑफिसर्स बैठे हुए हैं नीचे, वो कर देंगे उसकी छुट्टी को। इस तरीके से हमें ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की में काम करती है और हर हायरार्की का एक खास फंक्शन होता है। तो बहुत से जो डिसीजंस हैं वो SOPs के मुताबिक ले लिए जाते हैं, ऊपर तक उनको नहीं भेजा जाता।
देन वी हैव द गवर्नमेंट बार्गेनिंग मॉडल। ये जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको कहा था कि मैं आगे बताऊंगा कि मिनिस्ट्रीज की इंटर एजेंसीज जो टेंशन होती हैं, यहाँ पे ये है कि जो गवर्नमेंट की एजेंसीज है वो आपस में कोई भी डिसीजन करने से पहले हैवीली बार्गेन करती हैं। कोई एजेंसी कुछ कह रही होती है, कोई कुछ कह रही होती है। मिसाल यहाँ पे अच्छी आएगी 1992 की। 1992 में जापान वाज टू इंपोर्ट सुशी, a traditional it's crop rice something from US। अब जापानीज जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो कह रही थी कि आप इंपोर्ट करें। इट वाज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द वीकनिंग ऑफ जापान्स ट्रेडिशनल बैन ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ राइस, क्योंकि जापान सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जाना चाह रहा था। अब फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है आप इंपोर्ट करें। जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है वो बिकॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ द वेलबींग ऑफ जापानीज फार्मर्स वो मना कर रही है कि आप इंपोर्ट ना करें। अब दोनों का है कि फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है कि यूएस के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे इसकी वजह से। जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है वो भी जापानीज फार्मर्स की वेलबींग की बात ही कर रही है। तो फिर फाइनल डिसीजन टू इंपोर्ट सुशी वाज टेकन आफ्टर हैविंग द टग ऑफ वॉर बिटवीन दीज टू मिनिस्ट्रीज। तो गवर्नमेंट की बार्गेनिंग के बाद भी हम देखते हैं कि चीजें इनटू प्ले आती हैं। फिर अब हम आ जाते हैं इंडिविजुअल डिसीजन मेकर्स के ऊपर। हम ये अज्यूम करते हैं कि सैपियंस रैशनल होते हैं, एल्गोरिथम्स के ऊपर ऑपरेट करते हैं और ये सही डिसीजन करते होते हैं, विच इज मोर ऑफन देन नॉट द केस इंडिविजुअली, बट कलेक्टिवली वी हैव सीन इट इज नॉट द केस। लेकिन क्या इंडिविजुअल रैशनैलिटी स्टेट रैशनैलिटी के बराबर हो सकती है? द आंसर टू बी ऑनेस्ट इज एम्फेटिक नो, अमूमन नहीं होती। तीसरी चीज कि ये जो इंडिविजुअल डिसीजन मेकर्स के ऊपर रिलायबिलिटी है ये ग्रेट ओवर सिंप्लीफिकेशन है चीजों की। और चौथी चीज कि जो इंडिविजुअल डिसीजन मेकर्स होते हैं उनके डिफरेंशियल बिलीफ्स, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इडियोसिंक्रेसीज और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज वेरी करती हैं अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। तो हम हर डिसीजन मेकर से जो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर ऑपरेट करता है उससे रैशनल आउटपुट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे क्लिंटन, ही बिकॉज ऑफ हिज इनहेरेंट पर्सनैलिटी टू कॉम्प्रोमाइज रेडिली, ही वॉज कंसिडर्ड बिकॉज वो उसके बचपन का एक इम्पैक्ट था। आप कभी खुद भी बेशक स्टडी कर लीजिएगा। तो ही वॉज अ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी हु हैड a compromising attitude which cannot be said about the present US president. Rational decision, किस तरीके से रैशनल डिसीजन से हम विदरवे हो जाते हैं, यानी कि हट जाते हैं। हमने प्रिजम्पशन तो यही की थी। तो कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि रैशनल डिसीजन से हमें हटा देती हैं? सबसे पहली चीज मिसपरसेप्शंस, बताने की जरूरत नहीं है आपको, आप समझ गए। दूसरी चीज सेलेक्टिव परसेप्शन, आप चीजों को फुली परसीव नहीं करते, सेलेक्टिवली परसीव करते हैं। और याद रखिएगा वो जो मैंने आपको बातें बताई थी कि कोई भी सवाल का जवाब हेडिंग्स, आर्या की एग्जांपल्स बहुत ज्यादा, 3 कोर प्रिंसिपल्स, 4 लेवल्स ऑफ एनालिसिस, और ये वाली जो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा अभी, ये सब की मदद से आप सवाल को 4 चांद लगा सकते हैं। और हर जगह आएंगी ये चीजें, आप देखिएगा फिट बैठेंगी। ठीक है। अगली चीज है इंफॉर्मेशन स्क्रीन। दे आर द सब अनकॉन्शियस फिल्टर्स which we apply to any incoming information. I repeat, they are the unconscious filters which we apply to any incoming information. इसमें हम खुद ही ना स्मोक स्क्रीन जैसे होती है, हम स्क्रीन आउट कर देते हैं। जो सी इंफॉर्मेशन हमारी डिस्पोजिशन के साथ फिट नहीं बैठती हम उसे स्क्रीन आउट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे 2001 में डिस्पाइट हैविंग एविडेंस 9/11 was not predicted because too few US officers were good in Arabic. इसी तरीके से 1941 में सोवियत यूनियन ने और 1973 में इजराइल ने इम्पेंडिंग थ्रेट्स ऑफ एन अटैक को इग्नोर किया। 41 में जर्मनी ने अटैक कर दिया था यूएस सोवियत यूनियन पे और 73 में अरब वर्ल्ड ने।
तो उसमें इजरायली लीडर्स और सोवियत यूनियन के लीडर्स ने इग्नोर किया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, उन्होंने खुद ही ना फिल्टर आउट कर दिया, इनहेरेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी उसको भी। इस तरीके से इससे पहले इंफॉर्मेशन स्क्रीन्स में एक और चीज आएगी कि अमूमन हम लोग कोई बिकॉज ऑफ द मिसपरसेप्शन डायलेमा हम लोग कोई ऐसा काम कर देते हैं कि जो हमारे इंटरेस्ट को बजाय फायदा दे नुकसान पहुंचा देता है। 1988 में यूएस एक वॉरशिप था, उसने एक सिविलियन ईरानियन जेट को शॉट डाउन कर दिया पर्शियन गल्फ में, और it was propounded, it was said that we thought it was a military jet of Iran while it was a civilian jet. So it hurt the US interests in the Persian Gulf then. अब आ जाते हैं अफेक्टिव बायस या अफेक्टिव बायसेस। मैं एक जुमला बोलूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि बात क्या है। पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स ऑफ लाइकिंग और डिसलाइकिंग टुवर्ड्स एनी पर्सन और स्टेट। समझ आई बात की? हम किसी बंदे की तरफ भी जब देखते हैं, स्टेट की तरफ देखते हैं, तो हम एक बायसनेस के साथ देखते हैं। ये इंसानी फितरत है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। इंडिया के बारे में जब भी हम देखेंगे तो हमारा हल्का सा ब्लड प्रेशर, ठीक है, ऊपर हो जाता है, और अगर हम देखेंगे चाइना के बारे में तो हमारा नॉर्मल रहता है, बल्कि हल्का सा कम ही हो जाता है। एंड सेम विल गो फॉर साउथ ईरान एंड दुबई एंड ऑफ कोर्स द ओवरऑल यूएई, सारा कुछ। सो अफेक्टिव बायस, पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स ऑफ लाइकिंग और डिसलाइकिंग अबाउट एनी स्टेट और एनी पर्सन। इसके अंदर अफेक्टिव बायस इंफॉर्मेशन फिल्टरिंग के अंदर अपना पार्ट बड़ा हेवीली प्ले करता है, बिकॉज पॉजिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ डिसलाइक्ड पर्सन और नेगेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ लाइक्ड पर्सन आर फिल्टर्ड आउट। उल्टी चीजें हो जाती हैं। क्लियर बात? देन वी हैव द कॉग्निटिव बायस। दिस इज नथिंग बट systematic distortions of rational calculations, and they arise not because of some emotional factor but simply of the limitation of the human mind. Then we have the justification of effort. ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है कि we attach value to an action or a goal in which we have put our utmost exertion to achieve it. नहीं, मैं दोबारा बोलता हूं, हम अटैच करते हैं ज्यादा वैल्यू उस चीज की तरफ, उस काम की तरफ जिसमें हमने एफर्ट पुट की हुई है। मिसाल के तौर पे, मिसाल कुछ सिंपल सी ले लें आप बेशक, कि चाइना में फर्ज किया डिप्लोमेटिक कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है और हम उसमें जाना चाह रहे हैं, हमारे कुछ फॉरेन सर्विस के लोग, और एकदम हुकूमत बैन कर देती है जाने को कि नहीं, बाहर के सफर नहीं करने, फिलहाल हम ऑस्टेरिटी के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। तो फॉरेन मिनिस्ट्री ये कह सकती है कि ठीक है, हम ऑस्टेरिटी के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, मगर यहाँ पे अब हमने इतनी एफर्ट की है, अपने बंदे रिकॉग्नाइज किए हैं, आइडेंटिफाई किए हैं, वहां पे बात कर ली है, सारा कुछ हो गया है, अब उनको भेजने दें। आप पॉइंट समझ रहे हैं? जस्टिफिकेशन ऑफ एफर्ट्स। अगर एफर्ट ही ना की हो तो फिर हम उस आउटकम के साथ ज्यादा वैल्यू अटैच नहीं करते होते। इसकी मिसाल सबसे खूबसूरत है 20वीं सदी में वियतनाम वॉर, which started in 1955 to continue till 73, when US after having sent around 500,000 troops to Vietnam realized that the cost of war was more than the advantages or benefits. They found it difficult to accept this notion. इतनी एफर्ट के बाद जस्टिफाई नहीं हो रहा काम, ठीक है? Then we have the wishful thinking. Again, लफ्ज आपको बता रहे हैं, wishful thinking, overestimation of the probability of a desired outcome. इसका उल्टा भी हो सकता है कि an estimation that an outcome of less or undesirable probability will not occur. अच्छा काम होगा, बुरा काम नहीं होगा, पॉजिटिव सोचें, जो आजकल हमारी एक इंडस्ट्री कर भी रही है मोटिवेशन स्पीकर्स की।
इनके ये अजीब सी चीजें हैं, मैं फिर कभी आपको बताऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेररिस्ट अटैक की हमें कोई एकदम इत्तला मिलती है तो हम कहेंगे नहीं यार मुश्किल है, हम नहीं चाहते कि वो हो, तो हम कहते हैं होगा ही नहीं। कबूतर जिस तरह बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता होता है। सो दीज थिंग्स प्ले देयर पार्ट। देन वी हैव द मिरर इमेजेस कि और ओन एक्शंस वी कंसिडर लेस एग्रेसिव, और अगर वही एक्शंस कोई दूसरी स्टेट परफॉर्म करती है तो हम कहते हैं कि वो ज्यादा एग्रेसिव हो गई है। देन वी हैव द साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन, इट इज आल्सो नोन एज ईगो डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ फ्रॉइड। ये फ्रॉइड के ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स में से एक है प्रोजेक्शन, कि आप अपनी चीज किसी और के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। काम कोई आप कर रहे हैं गलत या अच्छा, और आप प्रोजेक्ट कर दें कि नहीं असल में वो कर रहा है, मैं तो नहीं कर रहा। और वी आर डिविएटेड फ्रॉम रैशनल डिसीजंस बाय वन दिस लास्ट वन थिंग, हिस्टोरिकल एनालॉजीज। इसकी मिसाल सिंपल है कि जब इफ यू रिमेंबर कि जब वियतनाम वॉर यूएस ने स्टार्ट की तो उनको रोका भी गया उस वक्त कि आप इस लंबे चौड़े खाते में ना कूदें। तो यूएस को याद था कि 1938 में फ्रांस और ब्रिटेन ने हिटलर को अपीज किया था। इट इज नोन एज द अपीजमेंट। ये हम पढ़ेंगे आगे जाके अगेन, मैं किसी चीज से भागूंगा नहीं, अभी टाइम नहीं है इसलिए। अपीजमेंट कि म्यूनिक में जब एनेक्स किया था हिटलर ने ऑस्ट्रिया वगैरह को, तो उन्होंने उसे खुश करने के लिए कि जर्मनी ज्यादा डिमांड्स नहीं करेगा, हिटलर को अपीजमेंट पॉलिसी अपनाई थी। तो यूएस ने सोचा कि अगर हम वही काम अब सोवियत यूनियन के साथ करेंगे तो वो तो फैलती चली जाएगी हर जगह, जो मैंने डोमिनो इफेक्ट भी कहा था। हालांकि असल में द एनालॉजी वाज इनकरेक्ट। वियतनाम का जो कॉन्फ्लिक्ट था दैट वाज मोर ऑफ अ सिविल वॉर नेचर, साउथ वियतनाम का और नॉर्थ वियतनाम का। तो इट वाज अ पुअर एनालॉजी। वो कहानी और थी सोवियत यूनियन की और कम्युनिज्म की, इधर जर्मनी के मामला कुछ और तरह के थे, वो तो फाशिस्टिक अप्रोच थी उनकी। तो ये एनालॉजी ठीक नहीं थी। इससे भी हम रैशनल डिसीजन मेकिंग से डेविएट कर सकते हैं। ग्रुप साइकोलॉजी वी शैल स्टडी in the next lecture. Do not forget to subscribe to my WhatsApp. Thank you.